हेलो एवरीवन, जी अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे स्कंदगुप्त। अभी तक मैंने आपको गुप्तों के लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कुमारगुप्त के बारे में बताया था। तो कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त था। कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसको स्कंदगुप्त ने युवराज रहते ही पराजित कर दिया था। युवराज रहते ही किसे? पुष्यमित्रों को पराजित कर दिया था। मित्रों को जब इसने राजा के इस गद्दी पर बैठा, अर्थात राज सिंहासन पर बैठा, तो उसी दरमियान ये हुनों का आक्रमण हो गया था। किसका आक्रमण? हुनों का आक्रमण हो गया था। राज सिंहासन पर बैठने के बाद आक्रमण हो गया था। तो इसकी जानकारी, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी हमें दो तरह से मिलती है। जानकारी दो तरह से मिलती है। पहला भीतरी स्तंभलेख, और दूसरा जूनागढ़ अभिलेख से। किन किन अभिलेखों से मिलती है? भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? स्कंदगुप्तों के बारे में। तो राजगद्दी पर बैठने पर जो हुनों का आक्रमण है वो हमें भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। हुनों का आक्रमण भीतरी स्तंभलेख में, और जूनागढ़ अभिलेख में हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को मलेच्छ कहा है। क्या कहा है? मलेच्छ। प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आक्रमण हुनों ने किया था, किंतु पराजय भी हुनों की हुई थी। पराजय हुनों की हुई थी। तो आपने देखा किस तरह से ये दो अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त को उपाधि दी गई है श्री परिक्षीविप्ता का। किसकी उपाधि मिली है? श्री परिक्षीविप्ता का उपाधि स्कंदगुप्त को मिली है। स्कंदगुप्त के द्वारा अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। बहुत अधिक प्रचलन स्वर्ण के सिक्कों का था, परंतु स्वर्ण के सिक्के कुछ मोटे थे। अर्थात वो मोटे तो थे, जिसका अर्थ था कि मिलावटी थे। तो स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन तो अधिक था, किंतु मिलावटी थे। के सिक्के मिलावटी थे। अगर प्रश्न पूछता है कि किसके शासनकाल में स्वर्ण के सिक्के मिलावटी थे, तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं, इससे आगे आप देखते हैं कि स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा सुदर्शन झील से संबंधित। मैं आपको बात बताता हूं। पुनर्निर्माण करवाया था, तो अब जानेंगे क्या कि सुदर्शन झील, आप नोट कर लेंगे वीडियो फिर से देख के। सुदर्शन झील सबसे पहले जानेंगे कि ये स्थित कहाँ है। तो ये गिरनार पर्वत पर गुजरात में स्थित है। कहाँ? गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है। गुजरात में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न इससे काफ़ी बार आ चुका है। और अब देखेंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। तो अगर आप मेरा चंद्रगुप्त मौर्य का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसके तत्पश्चात निर्माण के बाद उसमें झीलों का निर्माण किया गया था। झीलों का निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक के द्वारा करवाया गया था। फिर तीसरा बात होता है कि अगर आपने मेरा शक का अगर वीडियो देखा होगा, शुंग काल शक का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि मरम्मती का काम किसके द्वारा कराया गया था। तो मरम्मत का काम रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। और कालांतर में आते आते गुप्तों के काल तक इसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। सुदर्शन झील की स्थिति दयनीय हो गई थी। तो इसका पुनर्निर्माण याद रखिएगा, निर्माण किसके द्वारा कराया गया? स्कंदगुप्त। क्लियर? स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया है।
अब कहीं भी निर्माण होता है तो राजा के द्वारा तो निर्माण होगा नहीं, राजा किसी को काम असाइन करता है। तो सबसे पहला बात है कि इसमें जो निर्माण हुआ था वो निर्माण कराने वाला था इसका गवर्नर। गवर्नर कौन था? गवर्नर उस समय पुष्यगुप्त वैश्य। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अशोक की बात करेंगे कि अशोक के द्वारा कौन करवाया गया है, तो तुशास्य, तुशास्य के द्वारा। तीसरा बात करेंगे कि रुद्रदामन जो मरम्मत का कार्य करवाया उसके सुविशाख, सुविशाख के द्वारा। और स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त में इसके गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा। किसके? पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, चक्रपालित के द्वारा। तो आपने देखा कि कौन राजा कौन थे जो सुदर्शन झील का निर्माण, झीलों का मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य किस राजा ने किया था। फिर हमने देखा कि कौन कौन गवर्नर इस पर एसोसिएटेड थे, जुड़ा हुआ था। तो चक्रपालित, चक्रपालित द्वारा आप एक और बात समझिएगा कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के करीब में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मंदिर का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। किसका, किसने करवाया था? चक्रपालित ने। अब बात करेंगे कि चक्रपालित के बाद, स्कंदगुप्त के बाद कुछ और शासक आए, जैसे नृसिंहगुप्त, नृसिंहगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त। भानुगुप्त से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसका नाम था एरन अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना ही रखना है। आप इसको मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि एरन अभिलेख आपको याद रखना है। हर एक दूसरे और तीसरे आने वाले परीक्षा में इसका से प्रश्न रहता ही है। एरन अभिलेख में क्या देखने को मिलता है कि एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। किसने करवाया? भानुगुप्त ने। याद रखिए, किस शासक के द्वारा एरन अभिलेख पर सती प्रथा का उल्लेख करवाया गया है? भानुगुप्त द्वारा। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो एरन अभिलेख में। और कब हुआ है? 510 ईस्वी में। ये भानुगुप्त के सेनापति गोपमत थे, उनकी पत्नी के द्वारा सती प्रथा का, सती हो गई थी, इस कारण से सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में। इसके बाद मैं बता दूं कि गुप्त शासक का अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। याद रखिए, अंतिम शासक। इसके पतन के बाद गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया। तो फाइनल शासक, गुप्त शासक का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, गुप्त काल से जो राजनीतिक मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ साहित्यिक, कालिदास, आर्यभट्ट, ये सब बारे में। कुछ प्रशासनिक बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो है, मैं चाहता हूं कि सारा आपको क्लियर कर दूं इसी वीडियो में। हो सकता है थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाए, बट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप नोट्स बनाते रहें। आप सिर्फ एक योगदान दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वीडियो से, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। तो अब बात करते हैं साहित्यिक का। तो बात करेंगे साहित्यिक का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न थे, 9 रत्न में से कुछ रत्न थे कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर वगैरह। इनके बारे में इनकी कुछ रचनाएं थी, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कालिदास के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पियर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो मालविका, अग्निमित्र, मित्र, अभिज्ञान, शकुंतलम,
ये सब बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी। शकुंतलम, तलम, रघुवंश, ऋतुसंहार, विक्रमाशौर्य, विक्रमावर्षीय इत्यादि। ये रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं थी। याद रखिएगा, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, ऋतुसंहार, विक्रमासुर, मेघदूत, ये सारी रचनाएं किसके द्वारा, किनके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा। अब बात करते हैं कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उस समय गणितज्ञ थे। इनका जन्म पाटलिपुत्र के नज़दीक ही हुआ है, अर्थात पटना के करीब में। गणितज्ञ थे। इनके द्वारा शून्य और दशमलव के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम शून्य एवं दशमलव के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। इन्हीं के द्वारा पाई का सही मान किनके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा ही पाई का सही मान बताया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया है। अब बात करेंगे कि वराहमिहिर, ये खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा देशांतर के बारे में बताया गया है। देशांतर के बारे में विष्णु शर्मा की बहुत प्रसिद्ध फेमस पंचतंत्र लोक कहानियाँ जो काफ़ी फेमस थी और अभी भी हैं। तो पंचतंत्र किनके द्वारा लिखी गई थी? विष्णुदत्त, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्र गुप्तम इनके द्वारा लिखी गई है। गुप्तम, विशाख दत्त के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश और वात्सायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है। तो आपने देखा कि ये सारे साहित्यकार जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, उनके द्वारा जो भी रचनाएं लिखी गई हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे कि मंदिर निर्माण से बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की कला का विकास, मंदिर निर्माण जिसमें मूर्ति रहती थी, कब शुरुआत हुआ था? गुप्त काल में ही। गुप्त काल में सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? याद रखेंगे, प्रमुख केंद्र था, बहुत इंपॉर्टेंट, सारनाथ, पाटलिपुत्र और मथुरा जो इसका प्रमुख केंद्र था। अब प्रसिद्ध मंदिर कौन सी थी? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। और ये मंदिर प्रथम शिखर युक्त मंदिर था। प्रथम शिखर युक्त मंदिर यही था। ये कहाँ स्थित था? देवगढ़ में दशावतार मंदिर था। ये झांसी के करीब में स्थित है। और प्रथम शिखर युक्त मंदिर गुप्त काल में ही बना था। तो संस्कृति और कला के कारण गुप्त काल को क्या कहा गया है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, अर्थात गोल्डन एरा। संस्कृति कला के कारण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बताया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं परीक्षा उपयोगी तथ्यों से बात करता हूं। जीएस है हमारा, तो संस्कृति और कला के कारण इसे गुप्त काल का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि स्वर्ण युग किस कारण से कहा गया है? तो गुप्त काल के संस्कृति एवं कला के कारण इन्हें स्वर्ण युग अर्थात गोल्डन एरा कहा गया है। अब बात करेंगे इसमें हम लोग, जो लास्ट बचा हुआ है प्रशासनिक बात, कि प्रशासन में किस तरह से उपरी किसे कहा जाता है और राजा का पद किस तरह का था? तो राजा का पद वंशानुगत था, राजतंत्र था। ये सब चीज़ें जानते हैं, कुछ इसमें बात करेंगे ये सब। आइए, तो प्रशासन जो था वो राजतंत्रात्मक था, मैंने बताया अभी आपको, तंत्रात्मक था।
सामंतवाद का उदय गुप्त काल में ही हुआ था, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि सामंतवाद का उदय गुप्त काल में हुआ है। अब बात करेंगे सर्वोच्च अधिकारी का। तो कुमारमात्य जो थे वो सर्वोच्च अधिकारी साम्राज्य के कहलाते थे, कुमारमात्य। और साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में था, प्रांतों को भुक्ति भी कहा जाता है, देश या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को उपरिक कहते थे, उपरिक या उपरिक महाराज कहते थे, याद रखिएगा। याज्ञवल्क स्मृति में कायस्थों का उल्लेख मिलता है, कायस्थों का उल्लेख मिलता है। और कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था थी, कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था थी, प्रधान आर्थिक व्यवस्था थी। तो मैंने आपको पूरा गुप्त काल से सारा डिटेल दे दिया है, सभी शासकों के बारे में, राजनीतिक, प्रशासनिक, साहित्यिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैंने आपको परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको परीक्षा में से लाभ मिलेगा। तो मेरा जो योगदान था मैंने आपको बताया है, आपका एक योगदान मेरे लिए करें, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं। एक और बात, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। डिस्क्रिप्शन में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया है, आप चेक कर लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, जिससे जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो आपको ईजी लगेगा। धन्यवाद।